यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप। नाउ कई बार हम इस इंडिया के मैप को देखकर भूल जाते हैं कि हमारा एक बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। जो एक्चुअल मैप है इंडिया का, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है। जो ब्लू पार्ट मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखा है, जो अंडमान निकोबार से लेकर भारत की जो मेन कोस्ट लाइन है, हर जगह आपको मिलेगा। ये इन रियलिटी इंडिया का एक्चुअल मैप है, आप अगर देखो, क्योंकि ये जो पूरा एरिया मार्क्ड है, यहाँ पर सिर्फ भारत को अधिकार है ड्रिलिंग करने का, कुछ एक्सप्लोरेशन करने का। यहाँ पे कल को ऑयल, नेचुरल गैस कुछ भी निकलता है वो सिर्फ भारत को ही बिलोंग करेगा। और कल को अगर मान लीजिए हम इस इलाके में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑफशोर विंड टरबाइन लगाते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगाएं, तो ये सब भारत का होगा। और भारत का प्लान देखिए ये है, आने वाले कुछ सालों में जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका और विस्तार किया जाए लीगल तरीके से, यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल लेकर। यहां पे आप देख पाओगे ये हम चाहते हैं ये हो हमारा एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार है ये भारत कैसे करेगा, ये जानने से पहले मैं वैसे आपको यही बता दूं, दुनिया में कोई भी देश जिसकी कोस्ट लाइन है, बॉर्डर लगती है किसी ओशन से, किसी वाटर बॉडी से, तो बिल्कुल उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इनका कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस मैप में यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इंडिया का है, रशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, वेरियस कंट्रीज का है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये तय कैसे होता है, डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये होगा इस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखो 1982 में यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक ट्रीटी बनी थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। उसके हिसाब से यह डिसाइड किया गया कि कंट्री के जो टेरिटोरियल सी हैं उससे 200 नॉटिकल माइल आगे तक जो भी इलाका होगा वो होगा एक देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ देखो, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि इंडिया श्रीलंका का केस अगर हम देखें, सिंस इंडिया श्रीलंका बहुत जरा करीब है, बीच में जो पानी है ये इतना है नहीं, तो इसलिए यहां पे इंडिया और श्रीलंका दोनों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपस में सिकुड़ जाता है। इसके बारे में डिटेल में यूएन की ट्रीटी में लिखा है कि अगर दो देश बहुत जरा करीब हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस तरीके से बांटा जाएगा, एवरीथिंग इज क्लियर देयर। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर भारत किस तरीके से अपना जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका विस्तार करेगा और इससे फायदा हमको क्या मिलेगा? फायदा देखो ये मिलेगा, जितना एरिया आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, कल को यहाँ पे आप कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन। हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या क्या छुपा है, क्या नेचुरल गैस है, क्या पेट्रोलियम है, क्या कॉपर है, क्या यहाँ पर कोबाल्ट है, वी डू नॉट नो। तो ऑब्वियसली इंडिया और इंडिया के अलावा हर कंट्री चाहेगा कि उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो जाए। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि अभी के लिए हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 200 नॉटिकल माइल तक है, इसे हम 350 नॉटिकल माइल तक कैसे लेके जाएं? हाउ डू वी ऑलमोस्ट डबल इट? ये मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट के लिए जो आपके सामने ये इमेज है इसको देखो, ये पीछे आपको धरती दिख रही है, ये तो इंडिया का लैंड है। और मान लो अगर एक मछुआरा है, वो इंडिया की जो बेस लाइन है, ये इलाका यहां से आगे जाता है, तो धीरे धीरे कानून बदलना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान से सुनना, अगर वो मछुआरा बेस लाइन क्रॉस करके पहुंच जाता है टेरिटोरियल सी में, तो बिल्कुल वो इंडिया के लॉज के अंडर आता है। ये वो इलाका है जहां पे कोई प्लेन नहीं उड़ सकता। इंडिया को कंप्लीट राइट है, यहां पे हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज प्रॉपरली इंडियन टेरिटरी। फिर 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करके वो आगे पहुंचता है, तो वो पहुंच जाएगा कंटीजियस जोन में। कंटीजियस जोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखो, इंडिया एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग कर सकता है, मगर जो आसमान के अधिकार हैं वो भारत के नहीं है। तो मतलब कि यहां पर कोई कमर्शियल फ्लाइट या कोई और एयरप्लेन है वो यहां पे उड़ सकता है। इंडिया ये नहीं कहेगा कि हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया जा रहा है ना। एक बार कंटेजियस जोन के आगे आप पहुंच गए, फिर आप आ जाते हो प्रॉपरली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले इलाके में, जो 200 नॉटिकल मील तक आगे खिंचता है। और इन तीनों जोन्स के अंडर, चाहे टेरिटोरियल सी हो, कंटेजियस जोन हो या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, इनके नीचे आपको मिलेगी भारत की कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत की बेस लाइन को क्रॉस करते ही नीचे स्विमिंग पूल जैसा हिसाब किताब है कि बिल्कुल सब कुछ प्लेन है और कुछ ऊबड़ खाबड़ धरती नहीं है। ओशन में बहुत सारी आपको ऊबड़ खाबड़ धरती मिलेगी। जैसे ही आप इंडिया के बेस लाइन से आगे जाओगे, भारत की कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके आगे बहुत सारे मील आप अगर पार कर लो तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ गायब हो जाएगी, ओशन और ज्यादा गहरा हो जाएगा। और भारत आज के समय क्या प्रूव करना चाहता है? भारत यूनाइटेड नेशंस के सामने ये प्रूव करना चाहता है कि जो हमारा एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक नहीं है,
ये इससे भी ज्यादा है। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं बात यूनाइटेड नेशंस के सामने कि एक्चुअली हमारा जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज क्वाइट लॉन्ग, तो भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये 200 नॉटिकल मील से 350 नॉटिकल मील तक पहुंच जाएगा। इट विल एक्सपैंड अलॉट। नाउ यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी, ये हम जल्दी से क्यों नहीं करते, टाइम क्यों लग रहा है? टाइम की क्या बात करूं मैं। अब यहाँ पे देखो, भारत ने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया था 1999 में। 1999 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। अभी भी यूनाइटेड नेशंस के सामने हम प्रूफ जमा कर रहे हैं कि देखिए हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत लंबी है। चाहे अंडमान निकोबार आइलैंड्स देख लो या फिर इंडिया की जो मेन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहां पर इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं इसमें कितनी मेहनत लगी है। भारत अब तक टोटल 6000 पेजेस ऑफ रिसर्च ये सबमिट कर चुका है यूनाइटेड नेशंस को। इसके पीछे हमारे कई साइंटिस्ट की मेहनत है, कई सालों की रिसर्च है। हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए वीडियो एविडेंस फुटेज इकट्ठा करने में कि देखो भारत की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी आगे तक जाती है, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसके हिसाब से काफी कम है। बट यूनक्लॉस जो यूएन के अंडर बॉडी है जो डिसाइड करती है कि किस कंट्री का कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, वो लोग देखो अभी तक इवैल्यूएट ही कर रहे हैं कि इंडिया का प्रूफ क्या है, क्या हम इसके हिसाब से इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते। और अगर यहां पे आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आज तक किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा भी है, तो हाँ बिल्कुल 14 देश है जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाया है। इधर आप देख पाओगे लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, न्यूजीलैंड, चाइना समेत कई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन में प्रॉपर रिसर्च प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करके बढ़ाया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही जल्द भारत की जो एप्लीकेशन है ये भी एक्सेप्ट हो जाए और इंडिया का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर यहां पे आपका एक बहुत ही बेसिक सवाल ये आ सकता है कि इंडिया अगर अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा रहा होगा तो इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां पे कुछ उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि उनका जो पुराना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या फिर वो लोग जो खुद क्लेम करते हैं कि उनका एक्चुअल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, क्या वहां पे कुछ इश्यूज नहीं आएंगे? जी हाँ, देखो जैसे ही जब आप कुछ विस्तार करते हो आज की दुनिया में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों कंट्रीज के साथ कुछ एक स्मॉल पोर्शन, बे ऑफ बंगाल का कुछ एक स्मॉल पोर्शन है, वहां पे ओवरलैप करते हैं भारत के क्लेम्स, बांग्लादेश म्यांमार के क्लेम्स। सिमिलरली भारत के कुछ क्लेम्स ओवरलैप करते हैं पाकिस्तान के क्लेम्स के साथ, ओमान के भी कुछ क्लेम्स हैं ये ओवरलैप करते हैं विद इंडिया। तो ये सब थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। यूएन को इन इश्यूज को ध्यान में रख के ही इंडिया का जो एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको अप्रूवल देना होगा। तो कई कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व है। जो एंड डिसीजन है ये आसान होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। मगर मैं आपको ये बता दूं ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ मिलना काफी नहीं है। हमें चाहिए भारत में एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर जो खुद डीप सी माइनिंग करने के लिए तैयार हो। ये सारा काम अगर हम भारत सरकार तक छोड़ देंगे तो पता नहीं देखो कब भारत सरकार के पास बजट इतना आएगा कि यहां पर हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर तरीके से हम ढूंढे कि यहां पर क्या नेचुरल गैस है, क्या ऑयल है, क्या क्या हम यहां पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली जब इंडिया का बजट बनता है तो मेन प्राथमिकता रहती है कि अभी के लिए लोगों को क्या हम रिलीफ दें, डिफेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत कम पैसा बचता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रिसर्च के लिए। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जहां पे हमको फोकस करना होगा। बाकी मैं आपको बता दूं जिस दिन हम लोग दूर की सोचना स्टार्ट कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर में कुछ चीजें सैक्रिफाइस करके ये सोचेंगे कि 5-10 साल बाद अगर हमको यहाँ पे कुछ मिल जाता है, हमारे कंट्री को उससे बड़ा बेनिफिट होगा, इकोनॉमी को बड़ा बेनिफिट होगा, फिर पूरा कंट्री मिलकर उसके बेनिफिट्स उठाएगा। जिस दिन हमने ये सोच अपना ली, इंडिया विल बिकम ए स्ट्रॉन्गर नेशन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आज के समय इंडियन ओशन को पूरी दुनिया इंडियन ओशन ही कहती है, मगर इतिहास में अगर हम देखें तो इंडियन ओशन किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। इंडियन ओशन वॉज अर्लियर नोन एज व्हाट? ग्रीक ओशन, मेडागास्कर ओशन, ईस्टर्न ओशन या फिर मिडल ओशन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।